यार संकुल, आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा और कोशिश करो अपने आप करने की। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो आपका। और ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। अब ये नहीं मुझे याद है कौन सा था, पर ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता हम कर चुके हैं। सारा नहीं करा, चलो। अच्छा, मैं जो क्वेश्चंस है ना वो मैं डालता जा रहा हूं यूट्यूब पे, तो उसमें से देखते रहना। चलो, कह रहे हैं कि टीएसके लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। द एनुअल डिमांड फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स इज एस्टिमेटेड 1,35,000। यानी कह रहे हैं कि हमारी एनुअल डिमांड जो है वो 1,35,000 होगी। प्रोडक्ट एक्स इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड डन इन बैचेस, कह रहा है बैचेस में बनाएंगे, जिसकी सेटअप कॉस्ट जो होगी हर एक बैच की 3,375 रुपए होगी। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होगी 5 रुपए पर यूनिट। अब देखो, ये 5 रुपए पर यूनिट तो दिया है, लेकिन मैंने आपको कहा था ये मुझे क्या चाहिए होता है, पर एनम में। अब इसमें कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, पर एनम में। इट इज एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स वुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, कह रहे एक जैसी डिमांड रहेगी, चेंज नहीं होगी। हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है। फिर कह रहा है अज्यूम करो कि कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी 7,500 यूनिट ही बनाएगी। यानी कि हम जो ईबीक्यू में यूनिट बना के देंगे कि भाई इतने बनाने चाहिए, वो नहीं बनाएगी। वो कह रहे हैं कि हम तो 7,500 पे ही बनाएंगे ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर बैच। री बैच क्वांटिटी मतलब नहीं, वो अलग होता था भाई। री ऑर्डर क्वांटिटी अलग होता था, री ऑर्डर लेवल अलग होता था, ये वो नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि बैच साइज मेरा 7,500 हो जाएगा। फिर कह रहा है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर बैच, कैलकुलेट द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड एज कंपेयर टू द कॉस्ट इन एज पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एज कंप्यूटेड इन वन अबव। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले तो ईबीक्यू निकालना है। आओ चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया। आओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। मुझे बताओ, सबसे पहले उसने क्या निकालने की बात करी? सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको निकाल के देना है उसको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कैसे निकलता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट, और डिवाइड कैसे करते थे? कैरिंग कॉस्ट। चल मुझे बता दो जरा, कितना कितना दे रखा है? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? 1,35,000। सेटअप कॉस्ट कितनी है? 3,000। 3,375। और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपए। चल, कितना आ रहा है? चल, ये हमारा पहला आंसर आ गया। यानी हम इसको ये कहेंगे कि देखो भैया, अगर आपको ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी रखनी है ना, तो आप 13,500 यूनिट बनाओ। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में उसने क्या कहा? वो कह रहा है कि नहीं, हम तो 7,500 यूनिट ही लेके चलेंगे पर बैच। हमने कहा ठीक है, 7,500 लेके चलो। इसकी वजह से क्या होगा? आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होगी। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होगी। किस चीज की एडिशनल कॉस्ट होगी? सर देखो, आप जो है वो कम बना रहे हो, मतलब आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से आपकी सेटअप कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपकी कॉस्ट एक इंक्रीज होने वाली है। तो वो कह रहा है कि पहले अगर मैं ईबीक्यू बनाऊं तो मेरी क्या कॉस्ट होगी, और इस पे अगर बनाता हूं तो क्या कॉस्ट होगी, तो एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी। चलो पॉइंट नंबर बी लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बताओ क्या मुश्किल है ये? पहला तो ईबीक्यू 13,500 यूनिट्स पर बैच, और
हाँ सही होगा। लेकिन आप ये देखो, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ईबीक्यू 2 नंबर का है और ये सेकंड वाला पार्ट 3 नंबर का है। गिवन बैच बताओ कितना कह रहा है वो, 7,500 यूनिट्स पर बैच। ठीक है, आओ चलो बताओ जरा। सबसे पहले दो कॉस्ट की बात होगी। सबसे पहले हम कहते हैं सर कैरिंग कॉस्ट। मुझे बताओ हम कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सर कैरिंग कॉस्ट सिंपल निकलता है, हाँ, जितना आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस, जितना बना रहे हो उसका आधा कैरी करोगे, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे बताओ यहां पे कितना बना रहे हैं ईबीक्यू में। सर 13,500 यूनिट बना रहे हैं, लेकिन इसका आधा कैरी करेंगे और एक कितने रुपए का है, मतलब कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए। ठीक है, ऐसे यहां पे 7,500 आप बनाओगे, इसका आधा कैरी करोगे और यहां पे भी 5 रुपए। याद करो मटेरियल में भी यही होता था कि जितना हम ईबी इकोनॉमिक बैच, सॉरी वो क्या मंगाते थे उसमें, ईओक्यू, तो ईओक्यू का आधा हम कैरी करते थे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आपका 33,750। ये आ गया आपका 18,750। दूसरी कॉस्ट कौन सी होती है हमारी, कैरिंग कॉस्ट, ओ सॉरी सेटअप कॉस्ट। यहां पे आएगा सेटअप कॉस्ट। मुझे बताओ जरा सेटअप कॉस्ट कैसे निकलती है। सर सिंपल है, जितने भी आपके नंबर ऑफ सेटअप होंगे मल्टीप्लाई कर देगा उसको कॉस्ट पर सेटअप। अब मुझे ये तो पता है कॉस्ट पर सेटअप थी मेरी 3,000, कितनी थी, 3,375। मुझे अब निकालने हैं नंबर ऑफ सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालेंगे सर, जितनी बार मेरा बैच बनेगा उतनी बार मेरे सेटअप होगा। तो सर अगर मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 1,35,000, 1,35,000 ही है ना, और मैं कितने के बैचेस में बना रहा हूं, 13,500 में, मतलब 10 बैचेस होंगे, तो कितना हो जाएगा ये 33,750। अब आप देखो तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और ई बी क्यू लेवल पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जनरली। चलो तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय, यहां पे कितने यूनिट बनाएंगे सर हम, 7,500 डिवाइडेड बाय 7,500, यह आएगा आपका 60,750। ठीक है, लिख रहे हो मेरे साथ साथ या नहीं लिख रहे। तो मुझे बता दो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 79,500। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ी, एडिशनल, हाँ, कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 7,500 यूनिट्स पर बैच will be 79,500 minus 67,500 इक्वल टू 12,000 रुपए। लो क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन इजी था, पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसमें। हाँ, यानी आप ये देखो कि दो कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्कुल सेम है। बताओ संकुल समझ आया। ये भी आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है।
आप एक काम करना, आप है ना वो डालना, मैसेज डालना एओसी में कि भाई हमें सेकंड मॉड्यूल जो है वो नहीं मिला है कॉस्टिंग का, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच प्रोड्यूसेस वैक्सीन फॉर डिजीज लाइक मंकी पॉक्स, कोविड-19 एंड चिकन पॉक्स। अच्छा, ये पढ़ के ही समझ आ गया कि सर ये क्वेश्चन जो है ये कोविड के टाइम का ही है, यानी 2020 से लेके 2022 के आसपास ये क्वेश्चन आया होगा। हाँ, फिर कह रहा है कि भाई ये जो कंपनी है ये वैक्सीन बनाती है, मंकी पॉक्स की हो गई, कोविड-19 की हो गई, चिकन पॉक्स की हो गई। आपको चिकन पॉक्स की हो गया ना भाई देवांश? चलो आप, अ डिस्ट्रीब्यूटर हैड गिवन एन ऑर्डर, कह रहे एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसने ऑर्डर दिया है कि 1600 मंकी पॉक्स वैक्सीन बना के दो। द कंपनी कैन प्रोड्यूस 80 वैक्सीन एट अ टाइम, यानी कि एक बार में कंपनी कितनी वैक्सीन बना सकती है? 80। टू प्रोसेस बैच ऑफ 80, यानी कि एक बैच में 80 मंकी पॉक्स वैक्सीन बन सकती है। कह रहा है एक बैच बनाने में ये हमारी कॉस्ट लगेगी। अब है ना थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो कॉस्ट गिवन होगी ना, याद रखना वो पर बैच गिवन होगी, वो पर बैच गिवन होगी। और अगर यूनिट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन है या नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको कॉस्ट गिवन होती है पर यूनिट में, ठीक है। तो ये जो उसने कॉस्ट दे रखी है वो कैसे दे रखी है? 80 वैक्सीन की, यानी कि 80 वैक्सीन, 80 यूनिट्स की कॉस्ट होगी मेरी है, और 80 यूनिट्स इक्वल टू वन बैच, ठीक है। आओ चलो, कह रहे से मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट वेजेस और लेबर सेटअप कॉस्ट, ठीक है, लेबर को भी सेटअप करना पड़ रहा है। चलो, फिर कह रहे हैं द प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये उसने आपको क्या बताया? फैक्ट्री के खर्चे। एब्जॉर्प्शन रेट बता रहा है कितना है? 20% है डायरेक्ट वेजेस का, यानी मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं एक बैच में कितना हो गया? 100 रुपए। भाई 500 का 20% 100 रुपए हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है एंड 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, याद रखना यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, इस चार्ज इन द बैच फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन तो करा हुआ है हमने, लेकिन हमने यूनिट में करा था, अब वही बैच में करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस वहां पे यूनिट में था, यहाँ बैच में था। मुझे बताओ संकुल, क्या इसको पढ़ के आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ नया पढ़ रहे हो आप? आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं? हाँ, सब कुछ बता रहा है कि इसका इतना परसेंट है, बस कॉस्ट शीट बना दो, अपनी काम खत्म, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि एडमिन के खर्चे भी बता रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन, ये तीनों के ही कितना है? 20% किसका? प्रोडक्शन कॉस्ट का। फिर कह रहा है कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है? 25% सेल वैल्यू पे, इस पे गलती मत कर देना, यानी कि 1/4 हो गया सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट पे कितना हो गया? 1/3। हाँ, 1/3। कह रहे कि टोटल सेल वैल्यू फॉर 1600 मंकी पॉक्स वैक्सीन, हमें निकालना है कि कितना सेल वैल्यू होगी 1600 की। अब एक बात बताओ, अगर मुझे 1600 वैक्सीन बनानी है, मैं 80-80 के बैचेस में बनाऊंगा, तो मुझे कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे? 20 बैचेस होंगे। तो 20 बैचेस की कॉस्ट मांग रहा है मेरे से वो, याद रखना 20 बैचेस की। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर एक बैच के निकाल लूंगा और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म। या मैं सीधा ही 20 की निकाल लूं, दोनों ऑप्शन है। क्योंकि देखो मैं आपको कोई रटवा नहीं रहा, मैं हमेशा आपको कॉस्टिंग में कॉमन सेंस की बात करता हूं कि सिंपल है, देखो मैथमेटिक्स है, एक बैच की कॉस्ट निकालो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे एक बैच के लिए दिया हुआ है तो मैं एक बैच का निकालूंगा, या मैं सीधा 20 बैच का निकाल लूं एक साथ, यानी सबको ही 20-20 से मल्टीप्लाई करता चलूं। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, बताओ समझ आया? अच्छा, फिर कह रहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसके बाद आपसे उसने पर यूनिट पूछा, पहले तो टोटल पूछ रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एक यूनिट कितने का है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये मेरे ख्याल से 5 नंबर का ही होगा, 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। आओ चलो बनाओ कंप्यूटेशन ऑफ
देखो इंस्टीट्यूट का आप कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी ये दोनों ही नहीं आते। और दूसरी चीज क्या है, देखो जॉब, बैच और यूनिट ये तीनों एक ही चैप्टर है, एक ही जैसे हैं। यूनिट में क्या होगा, एक यूनिट की कॉस्ट की बात करेगा, बैच में पूरी बैच की बात करेगा, और जॉब में स्पेसिफिक जॉब की बात करेगा। बस यही है। अभी आप जॉब कॉस्टिंग करोगे आपको लगेगा कि हाँ वो भी बड़ा सिंपल था। अच्छा, एक बैच में कितनी, हाँ मैंने आपको कहा तो था कि अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो मैं तो 3-4 चैप्टर का मिला के बना दूंगा। मैं ईबी क्यू, ईओ क्यू दोनों मिला के क्वेश्चन बना दूं। दोनों को मिला के भी बन सकता है, बस सिंपल है ना। देखो आप मटेरियल परचेज करते हो तो ईओ क्यू निकालते हो, जब उसको बैच में बनाते हो तो ईबी क्यू निकालते हो। तो मैं दोनों डिटेल क्यों नहीं दे सकता, मैं आपको प्रोडक्शन की डिटेल दे दूंगा, मैं आपको मटेरियल की डिटेल दे दूंगा, और मैं कहूंगा दोनों निकाल दो। अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको पता है कि भाई मटेरियल के लिए तो ईओ क्यू है और प्रोडक्शन के लिए ईबी क्यू है, तो वो दोनों को अलग अलग करके निकाल देगा। पर जिसने फॉर्मूले का रट्टा लगाया है वो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा यहां भी एनुअल रिक्वायरमेंट है यहां भी, अब क्या करें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कोई भी चीज रटवाई नहीं है, मैंने आपको एक एक चीज समझा के कराई है। ठीक है। अच्छा, एक बैच में कितने होंगे सर, 80 वैक्सीन होंगे। आओ हमें कॉस्ट शीट बनानी है या मुझे कॉस्ट निकालनी है, बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 4250। फिर डायरेक्ट वेजेस, ये कितने के हैं, 500। ये क्या आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट, पीसी। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ेगा सर, प्रोडक्शन ओवरहेड। और उसने आपको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा था कि डायरेक्ट वेजेस का 20% ले लेना, यानी कितने हो गए, 100 रुपए। अच्छा, इसके अंदर एक लेबर सेटअप कॉस्ट भी थी, लेबर सेटअप कॉस्ट भी थी। ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा। हम्म, नहीं वो आपका प्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि सेटअप कॉस्ट जो है आपकी वो डायरेक्ट में नहीं आती। ठीक है, हाँ लेकिन आप एक अजम्पशन ले सकते हो कि सर ये लेबर की सेटअप कॉस्ट है, यानी लेबर को अलग से पैसे दिए जा रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट वेजेस में लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक काम और करना, सुनना, कि जहां ये कंफ्यूजन हो जाए ना आपको अगर क्वेश्चन में कि भाई इसको डायरेक्ट में ले रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो एक काम कर सकते हो आप, प्राइम कॉस्ट सब कुछ छोड़ दो, सीधा टोटल ही कर दो, क्योंकि उसने आपको कहा ही नहीं है प्राइम कॉस्ट दिखाने के लिए, तो मैं यही लेबर कॉस्ट दिखा के टोटल कर दूं। ठीक है, हाँ उसके बाद तो फिर कुछ गलती नहीं है, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं है प्राइम कॉस्ट, मैं नहीं दिखा रहा भाई। अच्छा, उसके बाद है लेबर सेटअप कॉस्ट, ये कितनी है हमारे पास, 1400 रुपए। ये आ गया मेरा सर प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसने क्या कहा था, इसके लिए ऐड कर देना सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड। ये कितना आ रहा है टोटल मेरा, 6250। इसने कहा था इसका प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना लेना है मुझे, 20%। हम्म, तो मुझे बताओ मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 7500। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना लेना है मुझे, 7500 का 1/3, 1500 रुपये, नहीं 2500 रुपये। ये आ जाएगी मेरी सेल वैल्यू। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये सेल वैल्यू कितने की है, ये है सर 80 वैक्सीन की, और उसने आपसे 80 की नहीं मांगी, उसने आपसे कितनी मांगी है, 1600 वैक्सीन की। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे सर नंबर
ऑफ बैचेस टू प्रोड्यूस 1600 वैक्सीन। सर देखो 1600 वैक्सीन आपको बनानी है, 80 के बैचेस में बनाओगे तो 20 बैचेस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको ये जो कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, ये कितनी दे रखी है एक बैच की, तो सेल वैल्यू 80 वैक्सीन और पर बैच कितना हो गया सर 10,000। तो सेल वैल्यू फॉर 20 बैचेस कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। अब उसने आपसे पर यूनिट भी मांगा है। अच्छा, इसको निकालने का एक और भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते थे। आप कहते कि सर 10,000 जो है वो 80 यूनिट का है, मुझे कितने यूनिट पे चाहिए 1600 पे, तो भी आप यही करोगे तो कितना आएगा आपका 2 लाख। और यही तो करते थे हम पहले भी। अच्छा ऐसे निकाला, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने इसलिए आपको कराया ताकि क्लियर हो जाए कि अच्छा एक बैच का है तो 20 बैच का, मतलब बैच वाइज हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो टोटल ऐसे करके भी निकाल सकते हो। अच्छा अब पर यूनिट निकाल दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालोगे सर 10,000 रुपए है 80 यूनिट का, तो एक यूनिट का कितना हो गया 125 रुपए, ठीक है। आप टोटल पे भी निकाल सकते थे, 2 लाख को किससे डिवाइड कर दो जितने आपके यूनिट थे 1600, तो 2 लाख को 1600 से डिवाइड करोगे तो वो 125 आएगा। मैथमेटिक्स है, दोनों ऊपर जगह कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 10 1600 हो गया। चले आगे, चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब आप ये देखो जरा, इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं सारे के सारे वो आपको घर पे करने हैं। इसमें से अब अगर यहां आप देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे नहीं होगा, ये मैं ही आपको यूट्यूब पे डाल के दूंगा, क्योंकि ये एमटीपी का क्वेश्चन है, एमटीपी नहीं आरटीपी का क्वेश्चन है। और आरटीपी में जो क्वेश्चन आता है ना, है नहीं हार्ड नहीं होती। क्या होता है कि देखो एमटीपी में और आरटीपी में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि जो आप 3 घंटे में कर नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं कि एक क्वेश्चन में लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसका हो सकता है कि 40% पार्ट उठा के आपको ये एग्जाम के क्वेश्चन में बना के दे दे। जैसे क्या है कि भाई इसके अंदर क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है मुझे, फिर जाके मैं अपने आंसर पे आ पाऊंगा। वो क्या करेगा, यही क्वेश्चन देगा, जो आपको 60% वैल्यूज निकालनी है ना वो पहले से ही आपको दे देगा, बाकी 40% कहेगा कि अब इसको सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंट सिर्फ ये होना है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कम से कम 50% क्वेश्चन आपके दिमाग में जब सॉल्व हो रहा है, जैसे अभी जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा, क्या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, कि अच्छा यहाँ पे मटेरियल लिखना है, ये जब आपके दिमाग में हो जाएगा ना तो आप समझ लो कि अब आप पास होने के बहुत पास आ गए हो। और ये कब होगा, जब आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्योंकि आप खुद देखो ना, ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा, देखो हमने 2 क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन करते करते भी ईबीक्यू मुझे पता चल गया था कि अच्छा सब कुछ दिया हुआ है, ईबीक्यू निकाल दूंगा, ठीक है। फिर उसने जब ये कहा तो ये करते हुए मुझे पता चला 2 कॉस्ट हैं, दोनों कॉस्ट को कंपेयर करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही 50% क्वेश्चन दिमाग में अगर सॉल्व हो गया तो आप पास हो। सेम हमने इस क्वेश्चन के साथ करा कि ये पढ़ते पढ़ते समझ आ गया था अच्छा इतना बैच है, ये है, और हम निकाल देंगे, और हमने जल्दी कर भी दिया। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
चलो, अब ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के ये मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डाल चुका हूं, और ये अपने आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, आराम से कर सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, बस ये देखना है आपको, बाकी क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप कर सकते हो, सेम वैसे ही है, देखो 6000, अभी जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल वही है, वैल्यू चेंज है बस। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो और ये भी कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल वही, 48,384 और वही। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर 8000 बनाऊंगा तो क्या कॉस्ट होगी, फिर इंटरवल पूछ रहा है आपसे, अज्यूम 365 दिन। ठीक है, मुझे बताओ, बात समझ आई? चलिए अगले चैप्टर पे, बताओ संकुल, देवांश, ये आप रीड कर लेना भाई एक बार, थ्योरी में आ सकता है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन होता है, लेकिन वो भी है कि आपके पास देखो, अगर टाइम नहीं है प्रैक्टिकल करने का, या एक प्रैक्टिकल आपको लगता है कि नहीं यार पूरा नहीं आता मुझे, मैं इसके जगह पे थ्योरी के अंदर नंबर ज्यादा ला सकता हूँ, तो फिर आपको थ्योरी करनी होगी। अच्छा, आपको ये ऑनलाइन क्लास ज्यादा बेटर लगती है या वहां पे ज्यादा बेटर लगती थी? नहीं, फेस टू फेस ज्यादा अच्छी लगती थी? ऐप पे रजिस्टर नहीं करा किसने? मैंने? अच्छा, इन्होंने ना इंफ्रा अपना सही नहीं बना रखा। अच्छा, अगले चैप्टर पे आते हैं सर, चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है, 8 या 9? लिखो जॉब कॉस्टिंग। 8 है, चलो लिखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये बहुत इजी चैप्टर है आपका, वैसे तो आपके सारे ही चैप्टर इजी। हाँ, कॉस्ट शीट बनानी है, लिखो मीनिंग ऑफ जॉब कॉस्टिंग। किसने घंटी बजाई? या सो रहे थे? चल लिखो, जॉब कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। मैंने आपको मेथड और टेक्निक में भी डिफरेंस करा चुका हूं। टू हेल्प कंपनीज टू ट्रैक द कॉस्ट involved in the production of customized and individual jobs और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लिखो आगे इसमें, दिस इज suitable approach for job order industries where the production is done according to the customer requirement।
ठीक है, लिखो इसमें आगे, दिस कॉस्टिंग मेथड calculates the cost of each job like furniture, making, comma, repair shop, कौन घंटी बजा रहा है ये भाई? दो से आप क्यों लॉगिन कर रखा आपने? अच्छा, एक से हटा दिया, पहले वाले से क्या दिक्कत आ गई थी? मशीन मैन्युफैक्चरिंग, कॉमा, फैक्ट्रीज where jobs or order can be kept separately। ठीक है, लिख लिया? संकुल, चल अब पहले जरा समझो होता क्या है, ठीक है, इसको लिखना मत। क्या होता है सर, देखो कि कभी कभार है ना, हम जब प्रोडक्शन करवाते हैं, ये कौन है सर? ये है कस्टमर। कस्टमर कभी कभी कहता है कि मुझे जो अपना प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए मेरे हिसाब से कस्टमाइज, यानी कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा बने। क्या बताओ आप, ऐसा होता नहीं होता कि आप कपड़े सिलवाने जाते हो, आप उसको, खैर लड़के तो इतनी नहीं करते, लड़कियां होती है कि भाई इसको ऐसा करना है, ये ऐसा होना चाहिए, ये इधर से ये दिखे, वो तो मतलब वो सब चीजें जो होती हैं, तो कपड़ों में या बहुत सारी चीजों के अंदर हम कस्टमाइज कराते हैं। जैसे आजकल लोग घरों के अंदर जो इंटीरियर कराते हैं वो भी कस्टमाइज कराते हैं। तो क्या होता है सर इसके अंदर, जो हमारा काम होता है, यानी जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी हमें सर्विस दी जा रही है, वो कस्टमाइज होती है। यानी आप कह सकते हो वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है। ये जॉब और दूसरा जॉब, इन दोनों के अंदर चीजें अलग अलग हो सकती हैं, इनका मटेरियल लग सकता है, वेजेस अलग हो सकती हैं, तो इसकी वजह से इनकी कॉस्ट और इनकी कॉस्ट क्या आती है, अलग अलग आती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग यूज नहीं कर सकते, ना बैच यूज कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ता है, जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है सर, पर्टिकुलर जॉब की अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ये एसी रिपेयर वाला है जो अर्बन क्लैप पे रजिस्टर है, अर्बन क्लैप नाम ही है ना, ये नाम है ना, अर्बन कंपनी हो गया, तो अर्बन कंपनी पे ये रजिस्टर्ड है। अब मुझे बताओ, जब ये जाएगा अलग अलग घरों में एसी रिपेयर करने के लिए, क्या सब जगह उसको एक ही जैसा काम करना पड़ेगा या अलग अलग होगा? बताओ, अलग अलग होगा। सर हो सकता है यहां वाले एसी के अंदर उसको खाली सर्विस करनी हो, इस वाले के अंदर उसको गैस डालनी हो प्लस सर्विस भी करनी हो, इस वाले के अंदर हो सकता है कोई पार्ट खराब हो गया हो, और इस वाले के अंदर हो सकता है उसका कंप्रेसर ही खराब हो गया कि एसी खराब हो चुका है। तो जितनी चार्जेस यहां लगेंगे उतने चार्जेस यहां नहीं लगेंगे, मतलब दोनों के चार्जेस क्या होंगे सर, अलग अलग होंगे। तो इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो हर जॉब के लिए एक शीट बनाता है जिसको जॉब शीट कहा जाता है। कभी भी देखना, जब आप एसी अपना रिपेयर कराते हो कंपनी से, या बाइक देने जाते हो कंपनी में, या कार देने जाते हो, तो वो आपको ऊपर जो लिखा होता है जॉब शीट, क्योंकि उसके लिए हर गाड़ी या हर घर या हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्या लग रही है, कॉस्टिंग लग रही है। तो सबके लिए, हर एक जॉब के लिए वो अपनी अलग अलग कॉस्ट निकालेगा। मुझे बताओ, बात समझ आई?
ठीक है, चलो आगे लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर अ जॉब। लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1, कलेक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आप लिखो डायरेक्ट materials and their cost must be traced and identify with specific job or order। ठीक है, आगे लिखो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग separate stores requisition for each job। ठीक है, मुझे बताओ कि आपको समझ आया पढ़ते पढ़ते हमने क्या लिखा है, बताओ क्या मतलब है। सर देखो क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक फ्रेंड है, उनका लैपटॉप खराब हो गया। अब वो लिनोवो से उन्होंने कंप्लेंट करी कि भाई लैपटॉप खराब हो गया, तो वो प्रोडक्ट अपना या जो भी उनको लगा कि हाँ भाई ये पार्ट खराब है वो लेकर आए और फिर उस पार्ट को उन्होंने रिप्लेस करा। लेकिन उसके बाद भी लैपटॉप में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने जॉब शीट बनाई। उस जॉब शीट के अंदर उन्होंने वो मटेरियल लिखे थे जो वो लेकर आए, लेकिन फिर भी कुछ आइटम ऐसी थी जिसमें दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई ये आइटम हमें मंगानी पड़ेगी। हमने कहा भाई ठीक है मंगा दो। कह रहे इसमें टाइम लगेगा 1 दिन का। अब ये इशू आ रहा था कि भाई 1 दिन का आप टाइम क्यों लगा रहे हो, भाई जब सीधा आप आ गए हो आप किसी को बुला लो, जब आप प्रोडक्ट अपने लेकर आए हो रिप्लेस करने के लिए पार्ट्स, तो दूसरे भी मंगा लो। फिर उसने बताया कि सर देखो ऐसे नहीं होता है, पहले हमें कंपनी में इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, वहां से वो रिलीज करेंगे, फिर स्टोर पे आएगा और स्टोर से हम लेकर आएंगे। तो यही होता है कि पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मटेरियल है उसको अलग से ही रिक्विजिशन उसकी भेजी जाती है, फिर वो आता है स्टोर पे और फिर वो बाद में यूज करा जाता है। ठीक है, चलो कलेक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो जब आप कभी ऑडिट पे जाओगे खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, तब आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड मुझे मिला था, मैं एक बार अपने बाइक की सर्विस कराने गया था यामा के अंदर, तो वो मुझे वहीं वर्कशॉप में मिल गया और वो वहां पे ऑडिट करने आया हुआ था। तो मैं अपनी बाइक सर्विस कराने गया था और वो ऑडिट पे आया हुआ था वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे हमारा ऑडिट चल रहा है। तो मैंने कहा एक काम कर, थोड़ा कॉस्ट कम करवा दे मेरी। तो उसने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा। तो वहाँ उसने जो भी जॉब शीट पे थी उसने मेरे प्राइस कम करवा दिया था। चल लिखो ऑल। तो आपकी भी ऐसे जान पहचान, देखो नेटवर्किंग ऐसे तो है, आप जब जाओगे ऑडिट पे लोगों से मिलोगे बात करोगे तो नेटवर्किंग बनेगी आपकी। अब जैसे क्या था कि हम डॉक्टर लाल पे जाते थे, तो डॉक्टर लाल पे भी हमारी बातचीत हो गई थी। तो अब क्या था कि अगर हमारा कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला कोई दोस्त है उसको कोई चेकअप कराना है, तो हम कहते थे ठीक है आप करा लो और हम फोन कर देंगे, क्योंकि जो वहाँ पे लैब में जो बैठे हैं ना उनकी अपनी पावर होती है कि वो 20% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम जब बात करते थे फ्रेंडशिप हो गई थी अच्छी, तो हम जब कहते थे वो अपनी पावर से 20% डिस्काउंट तो वैसे दे देते थे। हायर डिस्काउंट चाहिए होता तो फिर हमें मैनेजर से बात करनी होती थी, मैनेजर से भी ठीक ठाक बात थी तो वो कर देता था, पर यह है कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे तो आप नहीं करवा सकते। हाँ लेकिन अब बहुत महंगे हुए हैं।
अपोलो की तो बात अलग है यार, अपोलो अपोलो कहाँ जा रहे हो, तो पैसा खाने वाले, मैक्स अपोलो ये तो सब बीएल कपूर पैसा खाने वाले। चलो लिखो, कलेक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट must be analyzed according to individual job and both should be booked against specific job। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। लिखिए, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, लिखिए, आर collected under suitable standing order नंबर, ब्रैकेट में लिख देना, एज पर मैनेजमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लिखिए इसमें, आर चार्ज्ड अगेंस्ट cost accounts numbers as per मैनेजमेंट ऑर्डर। ठीक है। लास्ट लिखो, अदर overheads are apportioned to service and production department on some suitable basis। ठीक है सर, 3 कॉस्ट की बात होती है ओवरहेड के अंदर। बात करें हम तो मैन्युफैक्चरिंग हो गए, सेलिंग हो गया और अदर हो गया। तो सिंपल बात है, अगर देखें तो भाई जैसे मैनेजमेंट कहेगी वैसे चार्ज कर लेंगे। यहां पे भी ये है, और यहां तो हमने कराई था कि अपोर्शनमेंट करते हैं हम, ठीक है, एक सूटेबल बेसिस से। तो जो पढ़कर आए थे बस वही है, वो मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा लिखवा दिया। ठीक है, चले आगे, हो गया तो बताना। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये आपकी जॉब कॉस्ट शीट बनती है। देखो ऐसे, डिस्क्रिप्शन, मटेरियल, फिर वो सारी चीजें लिखता है, क्वांटिटी, डिलीवरी, ये सब चीजें उसमें लिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
ऑफ वर्क ऑर्डर, कह रहे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कितनी लग गई सर, 1 लाख रुपए लग गई। 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड, कह रहा है 8% जो है वो स्पॉइल हो गया, एंड द रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2000। यानी कि हमने कोई काम करा जिसके बनाने में हमें खर्चा हो गया लाख रुपए का, 8% जिसमें से खराब हो गया, और जो खराब हो गया वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और जो रिजेक्ट हो गया वो मार्केट में कितने का बिकने के लिए तैयार है सर, 2000 का बिकने के लिए तैयार है। कह रहा है वैसे हमारा नॉर्मल जो स्पॉइलेज होता है, यानी नॉर्मल हमारा जो लॉस होता है वो कितना होता है सर, 2% का। हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बताओ बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया? चलो सबसे पहले इसको लिखते हैं और समझते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर क्या है, 17। चलो कैसे करना है, आओ सबसे पहले तो लिखो सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, लाख रुपए। एक्चुअल में मेरा स्पॉइलेज कितना हुआ, अच्छा आपको पता है स्पॉइलेज क्या है सर, स्पॉइलेज मेरा लॉस है। नहीं, स्पॉइलेज आपका लॉस है। अब वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो हमेशा क्या मानोगे, नॉर्मल। तो 8% के हिसाब से कितना हो गया ये, 8000 रुपए। फिर उसने आपको ये कहा कि इसमें नॉर्मल कितना है, 2%, यानी कितना हो गया, 2000 रुपए। अब आप बता सकते हो एबनॉर्मल कितना है, किसका मैसेज आ गया, अच्छा एग्जामिनेशन का, ठीक है तो भर लेना, क्या दिक्कत है। ये हो गया 6000 आपका। बताओ समझ आया? भाई लाख रुपए की कॉस्ट है, आपका एक्चुअल स्पॉइलेज जो है 8000 हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था, 2%। ठीक है, और जो आपका एक्चुअल स्पॉइलेज है ये वाला टोटल, इसकी आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए। ये क्वेश्चन में गिवन है। यानी जो आपका नुकसान हुआ 8000 का, वो मार्केट में कितने के लिए बिकने के लिए तैयार है, 2000 में। बताओ समझ आया, लिख लिया? चल अब देखो यहां करना क्या है सर, देखो हमें पता है कि जो नॉर्मल वाला है, जो नॉर्मल लॉस होता है ये तो मेरा प्रोडक्शन में चार्ज होता है, और जो एबनॉर्मल है ये कहा जाता है कॉस्टिंग पीएनएल में। मैंने कहा था आपको पूरे के पूरी कॉस्टिंग में आपको यही चलेगा कि नॉर्मल वाला तो प्रोडक्शन पे चार्ज करोगे और एबनॉर्मल वाला कॉस्टिंग पीएनएल में। बताओ समझ आया? अब यहां पे सर एक इशू ये आता है कि सर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखी है कि भाई 2000 रुपए का तो मेरा नुकसान जो हुआ या कबाड़ जो बचा वो बिक गया। ठीक है, बताओ समझ आया? अब ये 2000 से मुझे क्या हो रहा है सर, इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मार्केट में बिक रहा है। हम्म, 6000 को नेट लॉस नहीं, आपका एबनॉर्मल लॉस है ये, जो कॉस्टिंग पीएनएल में जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझो जरा। हम्म हम्म, हाँ यही मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये जो 2000 का आपको बेनिफिट हुआ ये किस रीजन से हुआ मुझे बताओ।
सर ये मेरा स्पॉइलेज बिका, उससे हुआ। अब जो मेरा स्पॉइलेज सेल हुआ वो नॉर्मल भी बिका और उसमें से एबनॉर्मल भी बिका। नहीं समझ आया? भाई जो 2000 आपके मिल रहे हैं वो किस चीज के मिल रहे हैं? इस 8000 के। और इसी 8000 में आपके नॉर्मल भी हैं और एबनॉर्मल भी हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर ये बेनिफिट मुझे 2000 का हो रहा है तो ये दोनों पे होना चाहिए, ये नॉर्मल लॉस पे भी होना चाहिए और एबनॉर्मल लॉस पे भी होना चाहिए। यानी सिंपल बात है सर, इसकी वजह से जो मेरा लॉस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो सर अब यहां पे देखो जरा, वर्किंग नोट बनाते हैं। सर जो मेरा टोटल लॉस है वो है 8000 रुपए का। इसमें से जो मेरा नॉर्मल है, भानु समझ आ रहा है? ये गायब हो गए भाई, ये सो गए। भानु है या नहीं, ये चला गया? चल, टोटल लॉस कितना है मेरा? 6000 का, जिसमें से 2000 नॉर्मल है और 6000 क्या है, एबनॉर्मल। अब इसमें मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। भाई 2000 रुपए का जो बिका है इसकी वजह से बताओ क्या मेरा प्रॉफिट, और सॉरी मेरा जो लॉस है कम होगा नहीं होगा? याद करो हम कॉस्ट शीट में बनाते थे सेल ऑफ स्क्रैप, स्पेशल आइटम होती थी सेल ऑफ स्क्रैप, जो मैं कहता था इसको माइनस कर दूं क्योंकि ये मार्केट में बिक गया जिस वजह से मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब स्क्रैप जो है वो कैसे मिल सकता है सर, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप भी बिक सकता है और एबनॉर्मल का भी बिक सकता है, दोनों बिकेंगे। बताओ समझ आया या नहीं आया? मुझे बताओ संकुल, समझ आया? तो अब ये जो 2000 रुपए है जो मुझे बेनिफिट हुआ, क्या ये 2000 रुपए दोनों में माइनस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बताओ? क्योंकि लॉस तो दोनों ही कम होंगे, क्योंकि सीधी बात है सर दोनों का हिस्सा बिका है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, लेट सपोज कि मान लेते हैं कि एक दुकान है केक बनाने की या फिर बेकरी की है, ठीक है। अब इसने क्या करा, केक बनाए। इसको पता है कि मैं जितने केक बनाता हूं ना उसमें से कुछ नहीं खरीदे जाते, कुछ ना कुछ तो खराब हो जाते हैं जिनको मैं बाद में सस्ते पे बेच देता हूं। जैसे आपने उसमें देखा होगा बीकानेर का आंगन है, 8 बजे के बाद वो सस्ते में बेच देता है, 20% या 25% डिस्काउंट पे। हाँ, उसी का ब्रांड है आंगन, वो केक बनाता है। आंगन करके है, आंगन उसी के एक अलग से वो है। ये अलग अलग जगह पे है, करोल बाग में है, सीपी में भी है, बहुत जगह है। हाँ बहुत सारे, कि जो रात को बहुत सारे ब्रेड शॉप है, क्योंकि ब्रेड की एक्चुअली शेल्फ लाइफ जो होती है ना वो 2 दिन की होती है। और आप ये लगाओ 2 दिन तो कहने के लिए होती है, लेकिन वो एक्चुअल में उसकी लाइफ कुछ घंटों की होती है, जैसे 8 घंटे 10 घंटे की लाइफ होती है उसकी। हाँ, उसके बाद ये कहा जाता है कि वो खराब है, उसके बाद वो कंजम्पशन के लिए, मतलब आप कर सकते हो कंज्यूम, लेकिन उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो अब जरा समझो कि इसको पता है कि सर मैं 10 केक बनाता हूं तो 10 में से 2 तो मेरे खराब हो जाते हैं, लेकिन ये खराब होने के बाद भी बिकते हैं, ठीक है। तो बाकी 8 जो है वो तो मेरे सही बिकते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक बार इसने बनाए केक 10, और इस 10 में से 4 जो हैं वो मेरे बेकार हो गए, ठीक है। और बाकी कितने बिके, 6। तो 6 वाले तो अपनी जगह सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली 10 में से इसके कितने होने चाहिए थे नॉर्मल लॉस, 2। लेकिन इसके एबनॉर्मल कितने हो गए? अब ये भी बिकेगा मार्केट में और ये भी बिकेगा मार्केट में। तो जब ये बिकेगा मार्केट में, उससे मेरा ये लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये बिकेगा मार्केट में तो ये एबनॉर्मल लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म।
कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस रिकवर करेगा, एबनॉर्मल नहीं। हाँ, वो कम इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो ये है ना, कस्टमर को भी पता है कि भाई ये जो उसका लॉस है, देखो खुद समझो, जब वो केक सस्ते में बेच देता है, जब वो केक सस्ते में आपको बेच रहा है, उसको पता है ये मेरा नॉर्मल है, तो क्या वो उस नॉर्मल लॉस को चार्ज कर रहा है आपसे? बात समझो कि एक केक 1000 रुपए का मिल रहा है, आप खड़े हो 8 बजे, 9 बजे के बाद 25% डिस्काउंट मिलेगा, अभी 0% है। आप 8 बजे खड़े हुए हो और आप वेट कर रहे हो, या इस टाइम को भी चेंज करते हैं लोग, आप खड़े हो 8:56 पे, क्या आप 4 मिनट वेट करोगे नहीं करोगे? 25% के लिए, क्योंकि अब भी दोगे तो भाई 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और बाद में कितने देने पड़ेंगे सर? 750 रुपए। अब मुझे एक बार बताओ, क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल लॉस है? बताओ। ये जो 25% इसके लिए है, आंगन या बीकानेर के लिए, नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल लॉस जो है, क्या वो आपसे चार्ज कर रहा है? क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है वो आपको, ठीक है? तो एक तरीके से ये नॉर्मल ना होके क्या बन गया उसके लिए? वो एबनॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा है। ये वैसे नॉर्मल है, लेकिन ये कैसे ट्रीट कर रहा है? एबनॉर्मल। पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूं कि लॉस की बात हो रही है कि सर जो भी मेरा नुकसान होगा वो बिकेगा मेरा, और उससे मुझे फायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा। तो जो भी मुझे फायदा होगा उससे मेरा नुकसान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही हम करते थे सेल ऑफ स्क्रैप में भी। देखो एक्चुअली होता क्या है, संकुल बात समझो, जब भी मेरा नॉर्मल लॉस होगा तो ये मैं किससे चार्ज करूंगा? कस्टमर से, ठीक है? और अगर इस नॉर्मल लॉस की वजह से कोई बेनिफिट हो जाता है, तो वो बेनिफिट भी मैं किसको दूंगा फिर? कस्टमर को। बताओ समझ आया? क्योंकि अगर मैं वो पैसा कस्टमर से चार्ज कर रहा हूं, तो उसका अगर कोई बेनिफिट है वो भी मैं किसको दूंगा? कस्टमर को। एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे मान लो कि भाई हमने अपने घर में साफ सफाई करवाई, ठीक है? अब दो लोगों से बात करी कि भाई ठीक है आप सफाई कर देना, उसने कहा ठीक है भाई 5,000 रुपये हम लेंगे, हमने कहा ठीक है चलो 5,000 रुपये ले लेना। साफ सफाई करी, वहां से बहुत सारा कबाड़ निकला। अब ये कबाड़ जो है मार्केट में हमें पता है 500 रुपये का बिक जाएगा। अब हम जनरली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है 5,000 रुपये की बात हुई थी, 500 रुपये का ही कबाड़ बिक जाएगा, लो 4,500 रुपये ले लो। क्या हम ऐसे करते नहीं करते? बताओ। कोई कबाड़ ऐसा निकल जाता है तो हम कहते हैं ठीक है भाई ले जाओ, और इसके पैसे हम कट कर देते हैं आपके इसमें। ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं, जनरली करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये एस्टिमेटेड प्राइस होता है, बिकेगा तो ये ज्यादा रुपए का। और ये भी मान जाते हैं यहाँ पे कि ठीक है भाई, हाँ कबाड़ वो उनको ही कहते हैं कि भाई कबाड़ भी तुम ही ले जाओ। देखो दो ऑप्शन होते हैं, कई लोग कहते हैं ठीक है भाई कबाड़ भी ले जाओ और जितने पैसे हैं तुम्हारे पूरे हम दे देंगे। लेकिन अगर इसको कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई मेरा तो नुकसान है, क्योंकि अगर ये कबाड़ मैं बेचूंगा तो 500 रुपये मिल जाएंगे, और 5,000 यहां से जाएंगे, नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 4,500 रुपये। तो हम इसी को कहते हैं कि भाई 5,000 रुपये की बात हुई थी, 500 रुपये का एक कबाड़ आपका बिक जाएगा, तो आप 4,500 रुपये ले जाओ। ठीक है, बताओ समझ आया? तो ये क्या है सर? मेरा नॉर्मल लॉस। तो अगर नॉर्मल लॉस का बेनिफिट, नॉर्मल लॉस का चार्जेस मैं कस्टमर से ले रहा हूं, तो उसका बेनिफिट भी मैं कस्टमर को दे दूंगा। बताओ बात समझ आई? सिंपल लॉजिक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा 8,000 रुपए का नुकसान हुआ, इस 8,000 में से 2,000 नॉर्मल है, 2,000 एबनॉर्मल है, तो बिका तो 2,000 वाला भी होगा और बिका 6,000 वाला भी होगा। उन दोनों को मिला के कितना पैसा मिला मुझे? 2,000 रुपए। क्योंकि मुझे रियलाइजेबल वैल्यू कितनी मिली है टोटल? 2,000 रुपए। तो क्या उस 2,000 में से यहां पे भी कुछ माइनस होना चाहिए और यहां पे भी कुछ माइनस होना चाहिए?
बताओ सही है या नहीं है? बताओ संकुल। तो बिल्कुल, कस्टमर को भी बेनिफिट दूंगा और मेरा एक जगह एबनॉर्मल लॉस भी, मतलब देखो सीधी बात है, नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप बिका उसका बेनिफिट कस्टमर को, एबनॉर्मल लॉस को जो स्क्रैप बिका उसका बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट तो मैं लूंगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? बताओ संकुल, देवांश। तो अब यहां क्वेश्चन ये आता है सर कि जो आपका माल बिका 2,000 रुपए का, उस 2,000 में से नॉर्मल कितने का बिका वो ये माइनस हो जाएगा, और एबनॉर्मल कितने का बिका वो यहां से माइनस हो जाएगा, यही होगा। अब मुझे आप बताओ कि किस रेशियो में बंटना चाहिए 2,000 रुपए। इस 2,000 को मैं एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटूंगा और ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितने में बांटना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, सामने ही आपके बिल्कुल, मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे अच्छा हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल था। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। 1:3, बिल्कुल सही। क्योंकि सर देखो ना, ये 8,000 रुपए का सामान 2,000 में बिका, और ये 8,000 किस रेशियो में बट रहा है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल 2,000 6,000। तो ये 2,000 भी कैसे बटना चाहिए, इसी 2,000 और 6,000 के रेशियो में, मतलब 2:3 में। नहीं समझ आया? ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बताया संकुल। भाई सिंपल लॉजिक है, देखो भाई 8,000 जो है वो 2,000 का बिक रहा है, और वो 8,000 कितना है, 2,000 नॉर्मल 6,000 एबनॉर्मल। तो वो 2,000 में भी क्या होगा, 2:3 का पार्टी होगा, यानी ये हो गया 500 रुपए, और ये हो गया 1,500। तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, या नेट लॉस आप कह सकते हो। सर नॉर्मल तो हुआ कितने का, 1,500 का, एबनॉर्मल कितना हुआ, 4,500 का। लेकिन यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है हमसे, बताओ। जनरल एंट्री मांगी है ना यार उसने, ये लिख लिया। चलो आगे, आओ जनरल एंट्री करते हैं। चलो जनरल एंट्री लिखता हूं। हो गया। चलो, अब सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे सर, देखो लॉस की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल लॉस है उसकी एंट्री क्या होगी, सर नॉर्मल लॉस अकाउंट, या नॉर्मल लॉस मत लिखो, इसको हम लिख देंगे स्पॉइलेज, नॉर्मल, डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड। ये एंट्री आप मुझे समझाओगे कि ये कैसे हुई? ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट करा हमने। बताओ देवांश, संकुल, बताओ जरा, ये एंट्री कैसे हुई? बताओ।
चलो मैं बताता हूँ, भूल गए। हमने अभी चैप्टर करा था और उसके अंदर याद करो एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टोर लेजर था, और स्टोर लेजर के अंदर एक जगह शॉर्टेज आ रही थी, याद करो। और मैंने आपको कहा था शॉर्टेज मेरा लॉस है। अगर वो शॉर्टेज मेरा नॉर्मल है तो कहां चला जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, याद करो। ठीक है। और लॉस है ना, देखो शॉर्टेज, और आपको इससे मतलब नहीं है कि सब्सटेंस क्या है, आपको फॉर्म देखनी है। अब लॉस आपका जलने से हो, चोरी से हो, या वेट कम होने से हो, अब आपको देखना है कि लॉस कौन सा है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है। नॉर्मल लॉस होगा तो वो प्रोडक्शन में चार्ज होगा, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट डब्ल्यूआईपी में लिख दोगे तो वो डायरेक्ट मटेरियल की तरह दिखाई देगा। तो इसी वजह से जो मेरा नॉर्मल लॉस होता था वो स्टोर लेजर से उठा के मैं पहले कहां डालता था, याद करो, प्रोडक्शन ओवरहेड में। ठीक है। हाँ, ये एंट्री मैंने गलत करा दिया, एक मिनट रुको, ये एंट्री गलत हो गई, क्योंकि डब्ल्यूआईपी तो क्रेडिट हो गया ना पूरा, ये गलत हो गया। मैं क्या करता था, स्टोर लेजर से उठा के कहां डालता था उसको, प्रोडक्शन ओवरहेड में। तो उसकी एंट्री होती थी सर, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू स्टोर्स लेजर। यहां लिख देना नॉर्मल स्पॉइलेज। ये बताओ समझ आया? कितना? 1500। फिर मैंने आपको बताया था ये कहां पे चार्ज हो जाएगा प्रोडक्शन का खर्चा, डब्ल्यूआईपी में, क्योंकि नॉर्मल लॉस मुझे कहां से चार्ज करना होता है, प्रोडक्शन में, कस्टमर से। अब बताओ, हाँ, क्या ये एंट्री हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करी थी, नहीं करी थी? फिर आप भूल कैसे गए? ठीक है, देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना है। अब अगर क्वेश्चन में शॉर्टेज लिखा हो, स्पॉइलेज लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप सिर्फ ये पूछो भाई मुझे नहीं पता किस टाइप का है, मुझे सिर्फ ये बताओ नॉर्मल है तो भाई प्रोडक्शन पे चार्ज होगा, अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, बात खत्म। बताओ समझ आया? और जो मेरा एबनॉर्मल है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसकी एंट्री बताओ मुझे जरा, देखते हैं कौन बता पाता है। चार्ज ही नहीं होगा। हाँ, तो क्या उसकी एंट्री नहीं होगी? हाँ, क्या एंट्री होगी बताओ? उल्टे बता रहे हो भाई, लॉस है आपका, कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट हो जाएगा टू स्टोर्स लेजर। कितना? ये क्या है आपका, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। अच्छा, एक एंट्री और होगी आपकी, एक एंट्री और होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जो 1 लाख रुपए आपने खर्चा करा वो भी तो लिखोगे। चलो लिखो आगे, कॉन्सेप्ट नंबर, अभी से, अभी तो शुरू भी नहीं, थक गए संकुल? हम्म। ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क। बताओ अभी से इतना थक रहे हो आप? और वो भानु तो मेरे ख्याल से गायब ही हो गया, वो सिर्फ देखने आया था कि कौन से चैप्टर हो रहा है। एक्टिव, फिर से आगे घंटी बजा रहे हो। हाँ भानु, आवाज आ रही है? वेर अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वर्क इज
अलाउड, इन प्रोसेस। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, लिखो इसमें, हमें पता है कि कुछ परसेंटेज तो डिफेक्टिव होगा ही। लिखो इसमें आगे, अगर डिफेक्टिव जितना एस्टिमेट किया था उतने ही लॉस हुआ, उतना ही लॉस हुआ, दैट इज नॉर्मल लॉस। एंड उनकी रीवर्क की कॉस्ट, रीवर्क की कॉस्ट पूरी आउटपुट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखो आगे इसमें, दिस मीन्स कस्टमर से चार्ज करेंगे, बट इन केस डिफेक्टिव परसेंटेज इज more than normal percent, then rework cost for abnormal defective will not be charged from customer। तो कहां ले जाएंगे उसको, कॉस्टिंग पीएनएल। कौन है भाई घंटी बजा रहा है जो, ये बार बार अंदर बाहर क्यों कर रहा है भाई, क्या हो गया भानु, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो। मेरी आवाज आ रही है ना, बस ठीक है, काफी है। आपको जो बोलना है आप एक काम करना, व्हाट्सएप पे चैट कर दो अगर आपका माइक्रोफोन खराब है तो, क्योंकि मेरे पास फोन है, मैं फोन से आपका चैट देख लूंगा। अच्छा, हाँ वो तो खैर ये है कि आपको माइक्रोफोन अपना सेटिंग करनी पड़ेगी। बताओ समझ आए, आओ चलो एक एग्जाम्पल से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर देखो, ये कौन है, ये हो आप। आपने क्या करा, आपने बहुत सारी कॉटन ली। कितनी कॉटन है सर, 5 किलो की कॉटन है, और आप लेके जा रहे हो इसको कहां पे, रजाई बनवाने। ठीक है, आपने कहा इसको कि भाई देखो मैं 5 किलो रुई लेकर आया हूं, और मुझे इस 5 किलो रुई से 5 किलो की ही रजाई बना के दे दो। मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, नहीं बनेगी।
क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कॉटन से जब भी आप करोगे बनाओगे तो कुछ ना कुछ आपका उड़ जाएगा। अब ये आपको कह रहा है कि नहीं भैया ऐसे कैसे हो गया, 5 किलो में 5 किलो नहीं बनेगी, आपके सिर्फ 4.5 किलो बनेगी। तो हमने कहा बाकी आधा किलो, वो कह रहा है कि बाकी आधा किलो जो है उड़ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप चाहो तो भाई ये जो आपका उड़ा हुआ हिस्सा है ना, मैं इसको भी थोड़ा जोड़ जाड़ के इकट्ठा करके मैं दोबारा इसमें लगा दूंगा, तो जिससे आपकी 5 किलो की ये हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो कह रहा है लेकिन इसके है ना, देखो जब आप इसकी रजाई बनवाओगे तो ये तो आपकी 5,000 रुपए की पड़ेगी, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा आप मेरे से काम करवा रहे हो जिसको आप कह सकते हो रीवर्क, कि भाई इतना आपका क्या हो गया सर, लॉस हो गया, इस लॉस को आप ठीक करवा रहे हो, रीवर्क करवा रहे हो, तो ये जो पैसा है इसके 1,000 रुपए लगेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये 1,000 रुपए जो लगेंगे एक्स्ट्रा, क्या आप कस्टमर से मांगेंगे या एज अ कस्टमर आप इसको देना पसंद करेंगे? नहीं, पसंद तो खैर कोई नहीं करता, पर आपको एक रैशनल डिसीजन की बात करनी है। नहीं नहीं, आधा किलो वो पूरा आपको बता रहे हैं कि जो आपका आधा किलो उड़ जाएगा ना, उसको मैं इकट्ठा करके जैसे तैसे करके मैं इसमें लगा दूंगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी मेरी 1,000 रुपए की। नहीं, वो लगवाओगे नहीं अलग बात है, आपको बनानी 5 किलो की है, तो क्या ये 1,000 रुपए आप दोगे या नहीं दोगे? या एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर क्या आप ये पैसा कस्टमर से चार्ज करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। और कस्टमर भी देगा, क्योंकि कस्टमर को पता है कि भाई ये तो नॉर्मली होना ही है, मेरे साथ या सबके साथ होना है, और सभी ऐसा कर रहे हैं, मैं इससे एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूं जिस वजह से मैं इसको 1,000 रुपए दूंगा। बताओ समझ आया? बिल्कुल, आपको पता है कि गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी यही होता है, जो गोल्ड तो नहीं, जो वो बनते हैं आपके ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी में आपको पता है मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो मेकिंग चार्जेस जो है जो गोल्ड बनाते हैं ज्यादातर जो है, ये इसका सारा का सारा जो काम होता है वो कोलकाता में होता है, और जितने बंगाली हैं कोलकाता के वो सारे यही काम करते हैं। और दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, गुजरात के अंदर भी जो डायमंड और गोल्ड से जो ज्वेलरी बन रही है, वो भी सारा काम बंगाली करते हैं, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से आते हैं, वही सारा काम करते हैं। हाँ, तो वो बंगाल के ही होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो पैसे कैसे कमाते हैं, देखो एक तो मेकिंग चार्जेस हो गया, तो मेकिंग चार्जेस जो है ना वो तो उनको मिलता है, लेकिन वो इतना नहीं कमाते मेकिंग चार्जेस से। वो कमाते कैसे हैं, जब उनको दिया जाता है गोल्ड, कि भाई ये गोल्ड है, इस गोल्ड से ये डिजाइन आपको बनाना है। अब वो गोल्ड से जब डिजाइन बनाएंगे तो उस गोल्ड को घिसेंगे, वो घिस के गोल्ड की डस्ट निकलती है, बहुत थोड़ी थोड़ी डस्ट निकलती है, बहुत थोड़ी, वो इकट्ठी भी नहीं हो पाती, मतलब आप ये कह सकते हो कि पता नहीं चलेगी आपको। तो बहुत सारी डस्ट निकलती है, लेकिन क्या है, वो डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस पे उनका काम होता है। वो जहां पे ये काम करते हैं ना, वो हमेशा एक बंद इन्वायरमेंट होता है, वहां पे हमेशा मतलब दरवाजा भी बंद रहेगा, सब चीजें बंद रहती हैं, और पूरे साल भर वो कभी झाड़ू नहीं लगाते, कभी साफ सफाई नहीं करेंगे, पूरी झाड़ू नहीं लगाएंगे। वो क्या करते हैं, साल में एक बार झाड़ू, वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि गंदा रखते हैं, वो जितनी डस्ट होगी ना पूरे दिन भर की, उसको उठा के एक जगह जमा करते रहते हैं। फिर क्या होता है, 6 महीने या साल भर की जितनी उनकी बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, वो सारी डस्ट उठाते हैं, उसको जलाते हैं, उसमें केमिकल या जो भी चीजें वो डालनी होती है वो डालते हैं। उससे क्या होता है, उस डस्ट के अंदर जो नॉर्मल डस्ट है वो अलग हो जाती है, और जो गोल्ड की डस्ट है वो अलग हो जाती है, जो प्योर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होता है। और कहीं जगह पे तो ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, क्योंकि हमारे करोल बाग के अंदर ही ये सारा काम होता है, कि जैसे बताता हूं कि एक फ्लोर है, यहां से नाली की पाइप निकल रही है, तो ये नाली की पाइप तोड़ दी थी लोगों ने, और यहां से वो नाली का जो कूड़ा था वो इकट्ठा कर रहे थे, नाली का कूड़ा, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो उनको पता है कि जो भी वो साफ सफाई करेंगे, कितनी भी, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल गोल्ड का तो इसमें भी जाएगा जाएगा नाली में। वो ये नाली का पानी इकट्ठा, गंदा जो पानी होता है जो सीवेज वाटर कहते हैं, वो इकट्ठा करते थे, उसमें से गोल्ड इकट्ठा अलग करते थे। ये भी करा लोगों ने।
हाँ बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन आप देखो कि गोल्ड है ही कितना, इतना सा 24 कैरेट की अगर मैं बात करूं तो 24 कैरेट जो गोल्ड है आपका सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम कितने का है, वो 90,000 से लाख रुपए के आसपास है। और अगर किसी को 2 ग्राम भी मिल गया है, 1 तोला, ठीक है, लाख रुपए 90,000 मान के चलो कि 1 तोला आपका 90,000 है। अगर किसी को 1 ग्राम भी मिल गया तो 9,000 रुपए बन गए उसके तो। और बताओ यहाँ पे नाली तोड़ के ये सब काम कौन करेगा, ये सारे जो नशेड़ी होते हैं, स्मैकिए होते हैं, यही करेंगे। उनके लिए क्या दिक्कत है, उनके लिए है, क्या कह रहे हो, होती है, बहुत होती है। नशे के लिए ना उनके पास सारे दिमाग आ जाता है सारा। हाँ सच्ची बता रहा हूँ, सारा दिमाग आ जाता है उनका। तो अगर किसी को 1 ग्राम भी मिल गया, मान लो महीने में उसको 3 ग्राम मिल गया, तो 27,000 रुपये तो ऐसे कमा लिए उसने। इतने तो कोई जॉब करके नहीं कमाता। हाँ है, करोल बाग में है, करोल बाग में एक जगह है बिडनपुरा करके, वहां पे आओगे ना, गफार मार्केट के पीछे पड़ता है वो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। आपके घर के तो पास में ही होगा संकुल है। हाँ वहां पे ज्वेलरी की शॉप जो है ना बैंक स्ट्रीट पे है। तो ज्वेलरी जो शॉप है वो सारी बनती है वहां पे बिडनपुरा में। बिडनपुरा में बहुत सारे घर हैं, रैगरपुरा में बहुत सारे घर हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम वहां कर रखा है। और अगर कभी वहां जाओगे तो देखना वहां पे जो गलियां बनी हुई हैं, ऐसे गलियां बनी हुई हैं, उन गलियों के अंदर एक आदमी आता है रात को, जो बहुत छोटी सी ब्रश लेकर आता है, मतलब ये लगा लो होगी कुछ 8-10 इंच की, और बैठ के बिल्कुल धीरे धीरे करके वो सारी डस्ट इकट्ठी करता है, वहां पे पूरी गली की डस्ट इकट्ठी करता है। अगर 10 गलियां हैं तो 10 गलियों में अलग अलग लोग होते हैं जो पूरी डस्ट इकट्ठी करते हैं। माइनिंग करना इतना आसान नहीं है। बाहर की देखो, माइनिंग के लिए आप कोई भी चीज की माइनिंग करते हो, चाहे वो गोल्ड की हो, जैसे अभी आपको अगर पता हो तो इंडिया के अंदर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है कश्मीर में, लिथियम बैटरी। हाँ, क्योंकि आने वाला टाइम सारा ईवी का है, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा, उसके लिए लिथियम बैटरी जरूरी है। अब भी लिथियम हम सारा का सारा इंपोर्ट कराते हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। लेकिन हमें जो पूरा भंडार मिला है वहां पे अभी कश्मीर में, वो क्या है, वो एक एस्टिमेशन है कि यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे अंदाजा मिल गया है कि रीडिंग्स देख के। अब उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर आप कह रहे हो ना माइनिंग की, ऐसा नहीं है, जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी है वो, रॉकी वाली पिक्चर है, क्या नाम है उसका, केजीएफ। केजीएफ के अंदर कोलर गोल्ड माइंस के बारे में बता रखा है, देखा है आपने संकुल, केजीएफ नहीं देखी? उसके अंदर गोल्ड माइन के बारे में बता रखा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, और उसमें अभी भी बहुत सारा सोना है, उस माइन में अभी भी बहुत सारा सोना है। ले, लेकिन उस सोने को निकालने में जितना खर्चा आएगा ना, उससे कम सोना निकलेगा, ये एस्टिमेशन है। तो अब जो लिथियम का हमें मिला है, अब उस लिथियम को निकालने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या उससे ज्यादा लिथियम हमें मिल जाएगी, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी आपको गोल्ड मिलेगा चलो माइनिंग करने निकल जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। डिस्कवरी पे आता था, वो दिखाता था, वो मोटा सा होता था जो गोल्ड माइनिंग करता रहता था। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा वो निकालते थे, तब जाके यहाँ इतना गोल्ड निकलता है। तो गोल्ड माइनिंग आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है, फिर जाके थोड़ा सा गोल्ड मिलता है। तो वही एक आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको देखना होता है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई सर कि 1,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहां लिखा। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताना जरा, ये क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताओ। सेम केस है, आपके पास 5 किलो कॉटन है, आप लेके जा रहे हो रजाई बनवाने। उसने कहा ठीक है बना दूंगा, और 4.5 किलो की रजाई बनेगी, आधा किलो अगर आपको एक्स्ट्रा डलवाना है तो 1,000 रुपये लगेंगे, और इसके लगेंगे 5,000 रुपये। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो देखो हर जगह है, इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अब मुझे बताओ क्या हुआ, ये जो था जो बना रहा था उससे क्या हुआ कि भाई 5 किलो की रुई लेनी थी और उससे कितने किलो का बनाना था, 4.5 किलो का। लेकिन उसने अपने एक नए कर्मचारी को काम दे दिया जिसको ढंग से काम नहीं आता था, और जितना उसको धीरे धीरे काम करना था उसने जल्दी जल्दी काम करा, जिस वजह से एक्चुअल में सिर्फ 3 किलो रुई ही बन पाई। ठीक है, यानी कि, हाँ यानी कि कितनी बननी चाहिए थी, अरे मुझे अच्छा, कितनी बननी चाहिए थी, हाँ यानी कि सर बननी चाहिए थी 4.5 किलो, उसने 3 किलो बनाई, यानी कितना लॉस कर दिया, 1.5 किलो का। और बाकी ये तो होना ही था। अब क्या हुआ, जब आप गए रजाई लेने के लिए उसने कहा कि देखो भाई थोड़ी सी ना गलती हो गई, ये जो 1,000 रुपए थे ना आधे किलो के, ये तो आपने देने ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना आधा किलो जो, सॉरी 1.5 किलो जो रुई है ना वो और खराब हो गई है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा और इसके है ना 1,500 रुपए और लगेंगे। क्या आप ये पैसे देने के लिए तैयार होगे या नहीं होगे? नहीं, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। आप कहोगे कि ये तो पैसे मैं देने के लिए तैयार था क्योंकि ये तो नॉर्मल था, ये तो सबके साथ है, ये तो होना ही था, इस नॉर्मल लॉस को कम कराने के लिए ही तो मैं आपको पैसे दे रहा हूं ताकि मेरे नॉर्मल वाला कम हो जाए। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो रीवर्क की कॉस्ट आई नॉर्मल पे, रीवर्क की कॉस्ट आई नॉर्मल पे, वो तो कस्टमर से आप चार्ज करोगे, लेकिन ये जो आपकी एबनॉर्मल लॉस पे रीवर्क आया, एबनॉर्मल लॉस पे अगर रीवर्क आया तो ये कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, ये आप कहां लेके जाओगे, कॉस्टिंग पीएनएल में। बताओ बात समझ आई? ठीक है, यानी सिंपल लॉजिक है सर, देखो नॉर्मल लॉस को कम कराना है तो कस्टमर पैसा देगा क्योंकि उसको भी पता है नॉर्मल तो होना ही है, मैं अपना ही तो बचा रहा हूं तो उसका पैसा मैं दूंगा। अब नॉर्मल लॉस है, कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा। अब नॉर्मल लॉस को अगर मैं कम कर रहा हूं क्योंकि मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है, तो वो पैसा मैं कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा। तो यही यहां इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, कि रिवर कॉस्ट अगर आती है किसकी, एबनॉर्मल की, तो वो चार्ज नहीं करेंगे कस्टमर से, कहां लेके जाएंगे उसको, कॉस्टिंग के पीएनएल में। बताओ बात समझ आई? चले आगे, लिखो आगे पॉइंट नंबर बी, वेयर डिफेक्ट इज ड्यू टू बैड वर्कमैन शिफ्ट। लिखो, हमारे वर्कर या मशीन में एरर था जिसकी वजह से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन गए। यानी कि हमारा जो मशीन थी उसमें गड़बड़ी थी, या फिर ये क्या हो गया भाई, पूरा ही गायब हो गया। लो, पूरा ही गायब हो गया जो मैंने लिखा था। क्या आपने लिख लिया? मैंने लिखवाया था आपको, हमारे वर्कर या मशीन में एरर था जिसकी वजह से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन गए। ये लिख लिया था इतना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन गए। तो इसमें आगे लिखना, री वर्क कॉस्ट। मुझे बताओ इसकी रीवर्क कॉस्ट कस्टमर से लोगे या नहीं लोगे? नहीं, इसी का ही है, उसी के नीचे लिखना है, शैल बी चार्ज्ड
उसी के नीचे लिखना है। फ्रॉम, बताओ, अगर गलती वर्कर की है या मशीन की गलती थी जिस वजह से डिफेक्टिव बन गए, अब उस डिफेक्टिव को ठीक कराना है। जैसे शर्ट बनाते हैं कभी कभार, तो क्या होता है, जो नौसिखिए होते हैं, जिसको आप कह सकते हो नूब कहते हैं आजकल, तो अगर कोई काम कर रहा है तो वो गलत कर देगा। उसने सिलाई गलत कर दी, प्रैक्टिकली होता है कि सिलाई गलत कर दी, अब ये डिफेक्टिव बन गया, अब इसको ठीक करना है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, पता चला कि हाँ ठीक हो सकता है कि इसकी सिलाई काटो, सिलाई मतलब उधेड़ो सारी, फिर उसके बाद इसको ढंग से लगाओ और फिर सिलो। तो बताओ क्या दोबारा से काम करना पड़ेगा, उसको रीवर्क करना पड़ेगा, और रीवर्क पे हमारे पैसे लगेंगे, लाइट चलेगी, बिजली चलेगी, सारी खर्चे होंगे। तो अगर ये लेबर या मशीन की वजह से गलती हुई है और उस पर रीवर्क की कॉस्ट लगी है, तो बताओ वो किससे चार्ज होनी चाहिए? क्या कस्टमर से चार्ज करोगे? बताओ, कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, तो किससे चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल। भाई एबनॉर्मल हो गया ना, या वर्कर की सैलरी काटोगे? भाई उसकी गलती है, उसकी सैलरी काटोगे नहीं काटोगे? ठीक है, ये डिपेंड करता है एज पर, नहीं, मैनेजमेंट रूल्स, क्या रूल्स है कंपनी के। ठीक है, बड़ी गलती पे तो उसको निकाल ही देंगे भाई, उसको क्यों रखेंगे, उसको बार बार थोड़ा ना कहेंगे कि बड़ी गलती है तो दोबारा करते रहना जब तक नहीं सीख पाते। चल लिखो, पॉइंट नंबर सी, वेयर परचेज और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट wrongly bought material of poor quality। बेकार क्वालिटी खरीद ली किसने? परचेज डिपार्टमेंट ने। अब बताओ अगर बेकार क्वालिटी खरीदी है तो डिफेक्टिव होंगे हमारे प्रोडक्ट ज्यादा, तो उस केस में लिखो डिफेक्टिव गुड्स। हम्म, हाँ बिल्कुल, डिफेक्टिव गुड्स बने क्योंकि रॉ मटेरियल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। तो इस केस में बताओ क्या होना चाहिए? जो मेरी रीवर्क की कॉस्ट आएगी कहां जाएगी? रीवर्क कॉस्ट, बिल्कुल, शैल बी, क्योंकि हमारी गलती है, चार्ज फ्रॉम, सर या तो आप परचेज डिपार्टमेंट को पकड़ोगे या आप कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाओगे, और या आप परचेज डिपार्टमेंट की गलती है उसकी सैलरी काट लोगे एएस 10 का। हाँ, एक्चुअली में सारे एक जैसे ही हैं, हो सकता था इंस्पेक्शन वालों की गलती हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सैलरी, इनकी सैलरी भी आप काट सकते हो एज पर मैनेजमेंट रूल्स। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, डिफेक्टिव वर्क refers to production units that is not perfect, that is not perfect as the
सेल एबल प्रोडक्ट but capable of being rectified, capable of being rectified by reworking, यानी मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट लिखो, नोट 2, स्पॉइल्ड वर्क refers to that production unit that has been totally rejected and cannot be rectified। ठीक है, अब याद रखना, स्पॉइलेज, शॉर्टेज, एनी अदर। या तो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल। ठीक है, दोनों हो सकते हैं कि नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद छुट्टी कर लेंगे हैं, क्योंकि मुझे पता है अब आप थक गए होंगे, या नहीं थके? नहीं थके, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। आप थक गए संकुल? बताओ, इतने में थक गए? अभी 3 घंटे की क्लास भी नहीं हुई और पहले थक गए। 12:30 तो हुए अभी। हाँ, 10:30 से 11:30, 12:30, 2 घंटे तो हुए। 2 घंटे तो वैसे भी क्लास होती है आपकी। क्लास में थोड़ा समझाने वाला काम रहता है ना। अच्छा, पेज नंबर क्या है सर? 17 है ये भी। पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। कह रहे अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303। यानी कह रहा है कि जॉब नंबर है 303, इसके बारे में डिटेल दे रखी है। टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, कह रहा है कि पर यूनिट, याद रखना ये पर यूनिट दे रखा है। मटेरियल लगा 70 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 18 घंटे लगे, जिसपे 2.5 रुपए पर आवर के हिसाब से चार्ज करे हमने 45 रुपए। डिपार्टमेंट एक्स में लगे 8 घंटे, डिपार्टमेंट वाई में लगे 6 घंटे, डिपार्टमेंट जेड में लगे 4 घंटे, यानी कि 8, 6, 14 और 4 कितने हो गए सर? 18। ठीक है, और 2.5 रुपए लग रहे हैं, मतलब इन सब डिपार्टमेंट में कितने कितने लग रहे होंगे? 2.5 रुपए लग रहे होंगे। चार्जेबल मतलब प्रोडक्शन के खर्चे हो गए सर 5 रुपए। ठीक है, टोटल मिला के आ गया सर आपका ये 120 रुपए। फिर कह रहा है एड 1/3 फॉर एक्सपेंस कॉस्ट, यानी हमारे कुछ और अलग से आउट ऑफ पॉकेट खर्चे हुए होंगे। तो इसने क्या करा, इस 120 का 1/3 निकाला, 1/3 निकाला, तो कितने आ गए? 40 रुपए। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर? 160 रुपए। फिर कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। सेल रिटर्न है, मटेरियल यूज है, पूरा डिपार्टमेंट का दे रखा है। ओवरहेड्स दे रखे हैं डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड के। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद जीपी यहां पर आ गया, और यहाँ पे हमारे सेलिंग के खर्चे हुए, और 30,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर डिपार्टमेंट
एक्स वाई जेड आर सिमिलर। ठीक है, ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, ये मुझे ऊपर से ही समझ आ गया था। कैसे समझ आ गया था? क्योंकि सर इसने पूरे 18 घंटे के अगर ₹2.5 दे दिए और सबको अलग अलग आवर्स में बांट रहा है, तो भाई सबके ₹2.5 ही रहे होंगे, तभी तो उसने 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करा। वही लाइन इसने यहाँ पे लिख के बता दी कि सबके सिमिलर आवर है, मतलब ₹2.5 पर आवर के हिसाब से सब में लगते हैं। हमें क्या बताना है सर? हमें बनाना है जॉब शीट बनानी है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर्स। कह रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर से रिवाइज करो। ठीक है, फिर कह रहा है 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो उससे क्या आएगा? आपका सेलिंग प्राइस आएगा। मुझे बताओ, बात समझ आई? चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं। अब जरा देखो, इसने हमें क्या दे रखा है? जॉब नंबर 303 के बारे में बता रखा है, पर यूनिट बता रखा है। और ठीक है, पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। आओ चलो, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। सबसे पहले ये कहा ना इसने प्रिपेयर है जॉब कॉस्ट शीट। आओ जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। पॉइंट नंबर ए, जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर क्या था? 303। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो रुपीज पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना है? ₹70। डायरेक्ट वेजेस कितना है? ₹45। और चार्जेबल एक्सपेंस, ये चार्जेबल एक्सपेंस क्या है? आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या रखना? चार्जेबल एक्सपेंस क्या है? आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आ गया आपका? पीसी। कितना आ गया? 45 50 ₹120। ठीक है, अब फैक्ट्री के खर्चे या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बताओ फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे? सर डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, ये मुझे निकालने हैं। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में गिवन है ये? सर यहां नहीं दे रखे इसने, इसने 1/3 एक्सपेंस जोड़ रखे हैं कॉस्ट के ₹40। ये किस चीज के होंगे सर? ये सेलिंग कॉस्ट के होंगे। ठीक है, एक्सपेंस फॉर कॉस्ट ये मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। अब जरा समझो, मुझे यहां पे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए ओवरहेड्स, क्योंकि इसने सर सब कुछ तो दे रखा है, सेलिंग का खर्चा भी दे रखा है, लेकिन इसने प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं दे रखे। मुझे बताओ कैसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रखे हैं? नहीं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालेंगे? सर प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए ना इसने यहां पे कहीं पे दे रखा है, ये देखो ओवरहेड दे रखे हैं 5,000 9,000 2,000। लेकिन ये जो ओवरहेड दे रखे हैं ये क्या है सर? ये टोटल होंगे। यानी मेरे पास सर पूरे साल भर में यही है। अच्छा, मैंने कहा तो था बुक में होगा, बुक में नहीं होगा तो अलग से कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ जरा कि भाई ओवरहेड्स मुझे चाहिए, क्योंकि सर जॉब शीट में मुझे इतना पता है कि सर देखो मटेरियल लगा, वेजेस लगे, डायरेक्ट खर्चे लगे। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट आ गई। अब अगर आपने यहां पे नीचे देखो, यहां पे इसने क्या दे रखा है? इधर ये ओवरहेड दे रखे हैं, इसका मतलब सर ओवरहेड भी लग रहे होंगे जॉब पे। लेकिन जब जॉब शीट की या फिर ये डिपार्ट इसने इसने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, या कहीं भी इसने प्रोडक्शन ओवरहेड के खर्चे नहीं दे रखे। और
उसने प्रोडक्शन ओवरहेड के खर्चे नहीं दे रखे, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे इसने ओवरहेड दे रखे हैं डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड के। अब अगर ये पीएनएल अकाउंट के अंदर नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये टोटल होगा। टोटल का मतलब होगा सर इसमें बहुत सारी जॉब्स हुई होंगी, जॉब नंबर 1 हुई होगी, 2 हुई होगी, 3 और कर करके मेरी जो जॉब है 303 है। इन सबको मिला के इतना इतना खर्चा हुआ। तो मुझे अब क्या करना है सर, मुझे अब करना है यहां पे एलोकेशन कि भाई कितना खर्चा टोटल में से मेरी जॉब के लिए है। बताओ समझ आया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वेजेस के बेसिस पे, क्योंकि ओवरहेड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वेजेस पे। ये कैसे पता चला हमें? है बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अगर नहीं गिवन होगा तो हमारी अजम्पशन हमेशा यही होती है, याद रखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी यही आएगा। अजम्पशन यही होती है कुछ नहीं गिवन होगा तो आपके ओवरहेड हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, वेजेस पे। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं कहूं किसका, हाँ हम्म हाँ, कहाँ है स्पेशल और स्टोर आइटम? अच्छा ये 4000 का। हम्म, देखो स्पेशल स्टोर आइटम, देखो एक्चुअली में है ना ये स्पेशल किसकी है, स्टोर की। और मुझे क्या बनाना है, जॉब शीट। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस ये जो है मेरी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, ये मेरा कॉस्ट का खर्चा नहीं है, ये मैंने स्टोर्स के लिए कुछ खरीदा है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो ये आपका मटेरियल का कुछ खर्चा हो सकता है स्टोर्स के लिए, और स्पेशल आइटम है आपकी, तो इसके लिए अलग से शीट बनी होगी कि स्पेशल खरीदी या स्पेशल बेची होगी। ठीक है, आओ चलो कैसे निकालोगे बताओ इसको। देखो हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स में वेजेस है 10,000, इस पे खर्चा कितना हुआ 5,000, और हमारे पास वेजेस कितने लगे, वेजेस आवर्स कितने हैं 18, या फिर मैं कहूं यहां पे मुझे निकालने पड़ेंगे पहले तो कितने कितने यहां पैसे लगे। एक काम करते हैं इसको वर्किंग नोट में बनाते हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा। आप वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर जॉब 303 फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं सर हर एक डिपार्टमेंट के कितने मेरे वेजेस लगे। वेजेस फॉर ईच डिपार्टमेंट, सर एक्स वाई जेड। बताओ जरा, एक्स में कितने घंटे काम हुए, 8 घंटे, 2.5 रुपए के हिसाब से। यहां पे हुए सर 6 घंटे, 2.5 रुपए के हिसाब से, और यहाँ पे 4 घंटे, 2.5 रुपए के हिसाब। ये मैं वेजेस टोटल क्यों निकाल रहा हूं सर, अमाउंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ना उसने यहां पे जो अगर रिलेशन की बात करी तो ये अमाउंट की बात करी, और ये भी क्या है अमाउंट की बात करी। तो मुझे पहले मेरी जॉब के लिए यानी 303 नंबर जॉब के लिए ये निकालना है कि कितने रुपए के वेजेस पे हुए। तो बताओ कितने हो गए, ये हो गए 20 रुपए, ये हो गए आपके 15 रुपए, और ये हो गए आपके 8-10 रुपए। ठीक है, बताओ समझ आया? अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल लो। एक्स, एक्स के लिए कितने होंगे सर, देखो एक्स में अगर मैं बात करूं कि टोटल मेरे जो ओवरहेड हैं वो कितने हैं, 50,000 रुपए नहीं 5,000 के। मेरे टोटल ओवरहेड कितने खर्च हुए हैं, कहां गया ये रहा सर, 5,000 का टोटल खर्चा हुआ है। लेकिन ये 5,000 कब हुआ, जब मेरे डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 10,000। ठीक है, तो अगर 10,000 का खर्चा हो रहा है 5,000 पे, तो 20 पे कितना होना चाहिए। ऐसे ही वाई का, वाई में कितना खर्चा हो रहा है सर,
9,000। वेजेस कितने हैं सर? 12,000। तो यहां वेजेस है सर 15 पे कितना होगा, और जेड में बता दो। जेड में है सर 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 10। मुझे बताओ संकुल, देवांश, क्या ये आपको बात समझ आई कैसे निकाला हमने? संकुल, ठीक है। मुझे पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड मिल गए। चल लिख दो इसको 10, फिर 11 रुपए 25 पैसे और 2.5 रुपए, टोटल हो गए सर 23 रुपए 75 पैसे। ये आ गई सर मेरी फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। कितनी आ गई? 143 रुपए 75 पैसे। अब इसमें क्या जुड़ेगा बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये कितना आएगा बताओ? सर यहां पे कितना गिवन है? 140 रुपए। तो क्या 140 रुपए लूंगा? बताओ, यहां 40 रुपए दे रखा है, क्या मुझे 40 रुपए लेने हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो समझो, उसने कहा है प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट, फिर कह रहा है कैलकुलेट एंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग करंट फाइनेंशियल एक्चुअल फिगर बेसिस। यानी ये जो बनाई होगी ना कॉस्ट शीट, ये रफ बना दी होगी, अब एक्चुअल के बेसिस पे मुझे बनाना था। अब जरा समझो, मेरा खर्चा कितना हुआ है सेलिंग का टोटल? कितना सेलिंग का खर्चा हुआ है बताओ? 20,000 रुपए। जब मेरी सेल कितनी थी? 2.5 लाख। क्या मैं पहले कॉस्ट, अच्छा ये तो सेल लेस रिटर्न है, अच्छा क्या मैं इसकी कॉस्ट निकाल सकता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या मैं निकाल सकता हूं? देखो, इसने यहां मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी थी कहीं पे, ये रहा 20% का प्रॉफिट परसेंटेज था। तो अगर मैं 2.5 लाख रुपए का सामान बेच रहा हूं, 20% किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट कितनी होगी मेरी? 2 लाख रुपए। क्योंकि 2.5 लाख का 20% निकालोगे तो 50,000 आएगा, 50,000 हटाओगे तो कॉस्ट कितनी आ गई सर? 2 लाख रुपए। तो अब मुझे अपने यहां की इस सेलिंग का खर्चा निकालना है एक्चुअल के बेसिस पे। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा देखो सर, सेलिंग का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 20,000, लेकिन ये 20,000 कितनी कॉस्ट पे हुआ? 2 लाख रुपए की कॉस्ट पे हुआ। और मेरी कॉस्ट कितनी है? 143.75। तो इस पे सेलिंग का खर्चे का क्या एलोकेशन आना चाहिए? अब समझ आया? तो ये कितना आएगा? 14.38। मुझे बताओ संकुल, क्या बात समझ आई? ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ गया? 158.13। अब इसमें क्या जोड़ दोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बताया उसने? प्रॉफिट बताया सर 25%। 25% है ना? हाँ, 20% ऑन कॉस्ट है। अच्छा, 1 मिनट रुको, 20% ऑन कॉस्ट है, तो 20% हो गया 1/5। अच्छा, 1 मिनट रुको, कुछ गलती आ रही है।
अच्छा एक मिनट रुको सुना, मैंने जो आपको ये 2 लाख रुपए निकलवाए ये गलत है, ये यहां पे दे रखे हैं हमें, ये गिवन है, देखो वर्क कॉस्ट ये गिवन है, ठीक है। ये जो 2 लाख रुपए हमने निकाले थे ये गलत है, ये यहां गिवन है वर्क कॉस्ट, ये ठीक है। तो हमने ये ठीक करा, लेकिन ये वर्क कॉस्ट मुझे क्या है, गिवन है, यहां लिख लेना वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब प्रॉफिट जोड़ना है सर, प्रॉफिट कितना जोड़ेंगे, 25% है सेल पे, तो इसका मतलब ये हो गया सर 20% ऑन कॉस्ट। तो अगर मैं 158 का 20% निकालूंगा ये आएगा 31 रुपए 63 पैसे, तो मेरी सेल वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट 189.76। कहां चले गए, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है, बताओ हो गया। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ देखो अगर इसमें ये घर पे आपको पढ़ना है, हाँ बस ज़्यादा नहीं है, ये घर पे पढ़ना है, ये भी घर पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके एमसीक्यूज आ गए और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और फिर पास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चैप्टर का कंप्लीट हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, बस क्वेश्चन करने इसके रह गए हैं। तो अगली क्लास तक इसे क्वेश्चन भी कंप्लीट होके हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय, थैंक यू बाय, चलो बाय।